हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक मजेदार चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर के बारे में। ये फोटो मेरा फिल्टर वाला है, कंपेरिजन करोगे तो मैं काला नजर आऊंगा वैसे इसमें। तो सामने देखो, फोटो में मत देखना। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? चैप्टर का नाम है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या मेजर मेजर डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीजें हम कवर अप करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वो है अगली स्लाइड पर। चीजें हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं, वो है आपका सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बेसिक सी चीजें देखेंगे कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में आप ब्रीफली पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स। उसके बाद में देखेंगे आप बेसिस, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर या हमारे नेचर के अंदर कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो सामने वाले रखे कंपाउंड को बता सकते हैं कि सामने वाला रखा कंपाउंड आपका एसिड है या बेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट कराते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है भाई। उसके बाद में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, कि अगर हम एसिड और बेसिस की रिएक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ तो क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी रिएक्शंस होंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, अगर हम एसिड और बेसिस की रिएक्शन एक दूसरे के साथ कराते हैं तो क्या होता है, वो भी सारी चीजें हम कवर अप करेंगे चैप्टर में। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब ये सारी जो है रिएक्शंस है, सारी ही चीजें हम बड़े मजेदार तरीके से कवर अप करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी स्लाइड और अपना चैप्टर। तो सबसे पहले जो स्लाइड आती है हमारी, वो आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हम कवर अप करेंगे। देखिए देखिए इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पहली चीज क्या है तैयार करने के लिए, किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं? एसिड, बेसिस और सॉल्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे उनके रिएक्शंस के बारे में, कि अगर हम इनके बीच में रिएक्शंस कराएं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की, तो हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और उनके नेचर के बारे में। तो मोटी मोटी बात अगर मैं बोलूं आपसे, हम बेसिकली पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट के बारे में, ठीक है। हम सभी जानते हैं एक मोटी सी बात, कि जो एसिड्स होते हैं वो सौर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं भाई। कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। और जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सॉल्टी। ये एक बेसिक सी चीज है, सभी को पता होता है। जितने भी एसिड्स होंगे वो सौर होंगे टेस्ट में, जितने भी बेसिस होंगे वो टेस्ट में बिटर होंगे, और जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो टेस्ट में कैसे होंगे? सॉल्टी होंगे या नमकीन होंगे। तो ये बिल्कुल जनरल सी चीज है, सभी को पता होती है। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस और व्हाट इज सॉल्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड आती है वो आती है अबाउट एसिड, कि एसिड क्या होता है। देखिए, एसिड आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एसिड आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। जो टेस्ट में कैसे होते हैं भाई? सोर होते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये टर्न कर देते हैं यानी बदल देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को, किसमें? रेड में। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड के अंदर डिप करो तो जितना हिस्सा आप एसिड के अंदर डिप करोगे वो हिस्सा कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्योंकि एसिड की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? रेड के अंदर। और इट गिव्स H प्लस आयंस इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। तो हमने तीन मेजर मेजर चीजें पढ़ी भाई एसिड के बारे में। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? सबसे पहली चीज पढ़ी कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। सबसे पहली चीज पढ़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहली चीज क्या है? चख के देख लो भाई, एसिड है तो कैसा होगा? सोर होगा यानी खट्टा होगा। उसके बाद में ये जो होता है वो टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को, किस में टर्न कर रहा है भाई? रेड लिटमस पेपर में।
किस में टर्न कर रहा है? रेड लिटमस पेपर में। व्हेन दे आर डिसॉल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन दे रिलीज H+ आयंस। जब आप एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे किसी एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर तो वो रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे? H+ आयंस रिलीज करेंगे। तो अगर ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे जाएं किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है? वो है आपका एसिड। क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका बेस। देखिए, बेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, which are bitter in taste. It turns red litmus paper into blue. Red litmus paper into blue. जिसने ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया वो एसिड था और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो क्या होगा? बेस होगा। It gives OH- ions in their aqueous solution. ठीक है, ये चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी? ये चीजें पढ़ी हमने बेसिस के बारे में। क्या क्या चीजें कवर अप करी? देखिए, जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? बिटर होते हैं टेस्ट में। सबसे पहली चीज पहचान की हो गई। कैसे है टेस्ट में? बिटर हैं, कड़वे हैं। ये जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को कौन से लिटमस पेपर में? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? तीसरी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आप इसको किसी एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दोगे तो ये रिलीज करेंगे OH- आयंस को। समझ गए? दोनों बात बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन रिलीज करते हैं अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलो इनके एग्जांपल्स होते हैं NaOH और CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ऐसे बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ऐसे बेसिस जो वाटर में कैसे होंगे भाई? सोल्यूबल होंगे। उन बेसिस को क्या बोला जाता है? उन बेसिस को बोला जाता है एल्केलाई। क्या बोला जाता है? एल्केलाई बोला जाता है। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाई। याद रहेगी ये वाली बात, छोटी सी बात है। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा एल्केलाई। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अब एसिड और बेसिस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो वो तीन तरीके से टाइप्स हम उनके देख सकते हैं। सबसे पहला होता है अकरेंस के बेस पर, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर और तीसरा आपका होता है भाई स्ट्रेंथ के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड्स के तीनों पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे, उसके बाद में कवर अप करेंगे बेसिस के तीनों पॉइंट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसिड की हम बात करते हैं तो तीन तरीके से होते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले जो एसिड के टाइप होते हैं वो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? अकरेंस यानी अवेलेबिलिटी। क्या है भाई सबसे पहला टाइप? अकरेंस के बेस पर। अभी जो अकरेंस होती है उसके बेस पर जो हमारे एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं मेजरली। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन नेचर। ऐसे एसिड्स जो अर्थ पर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उन एसिड्स को क्या बोला जाता है? उन एसिड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका सिट्रिक एसिड। एग्जांपल क्या है भाई आपका ऑर्गेनिक एसिड का? ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक का क्या है? एसिड्स दैट आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली इन नेचर आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जो नेचुरली प्रेजेंट हो रहे हैं नेचर में वो ऑर्गेनिक, और जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है वो कैसे हैं? इनऑर्गेनिक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे क्या है भाई आपका? जैसे है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है उसको सिंथेटिकली बनाया जाएगा लैब वगैरह के अंदर। तो ऐसे एसिड्स जिनको सिंथेटिकली बनाया जाता है ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। और हमारे पास एग्जांपल क्या है? HCl या
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड कितने तरह के होते हैं? वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड्स दैट आर completely dissolve in their aqueous solution are called strong acid। ऐसे एसिड जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, उन एसिड को क्या बोलते हैं? उन एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिलीज मोर H प्लस आयंस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेंगे अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके किसके? ये दो एग्जांपल्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। ठीक है। अब हम वीक की बात करते हैं। वीक बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है किसी एक्वियस सॉल्यूशन में तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। देखिए एसिड्स दैट आर नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। आसान सी बात है भाई। ठीक है। आगे देखिए वीक एसिड्स रिलीज लेस H प्लस आयंस। ये अपने एक्वियस सॉल्यूशन में लेस H प्लस आयंस को रिलीज करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा आयंस को रिलीज करेगा, जो वीक होगा वो कम आयन को रिलीज करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? CHOOH जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। दोनों ही चीजें समझ गए? ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं अपने एक्वियस सॉल्यूशन में और ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करते हैं। वीक एसिड कौन है? जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर और ये कम H प्लस आयन को ही रिलीज कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर भी हमारे जो एसिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट ऐसे एसिड्स जिनमें कम क्वांटिटी में कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, जैसे वाटर। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड्स इन विच वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी सॉल्यूट और वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है। ऐसे एसिड्स जिसमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर कोई सॉल्यूट या वाटर प्रेजेंट होगा, ऐसे एसिड्स को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आप केमिस्ट्री के अंदर दो तरीके का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होगा डाइल्यूट। ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट होगा वो डाइल्यूट है और जिसमें कम क्वांटिटी में सॉल्यूट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड को प्योर फॉर्म भी हम बोल सकते हैं कि ये प्योर एसिड होंगे। कैसे होंगे? प्योर एसिड होंगे क्योंकि इसमें किसी भी तरह की पानी की मिलावट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स इन विच द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट वाटर इज स्लाइटली मोर ज्यादा होगी। सॉल्यूट वाटर इज स्लाइटली मोर, दे आर स्लाइटली डाइल्यूट इन नेचर। ये कैसे होंगे भाई? डाइल्यूटेड होंगे। किसमें? अपने नेचर में। एग्जाम्पल्स है आपका डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो डाइल्यूट, जिसमें पानी की क्वांटिटी या किसी भी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड को इसीलिए तो प्योर बोला जाता है क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। समझे मेरी बात? चलिए एसिड्स के तीनों तरह के पार्ट आपने देख लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में। सेम तीन तरह के पार्ट्स होंगे इसी में भी। सबसे पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस के बेस पर जो बेसिस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वही सेम ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है। ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। देखिए बेस दैट आर फाउंड इन नेचर
इन नेचर नेचुरली। ऐसे बेस जो नेचर के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक बेस बोलेंगे, जैसे पाइरिडीन। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक बेस कौन सा होता है? पाइरिडीन होता है भाई। कौन सा होता है? पाइरिडीन। ठीक है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक की हम बात करें, बेस दैट आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली इन नेचर। ऐसे बेस जो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है। ऐसे बेसिस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे बेसिस को बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH। दोनों के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। चलिए आगे है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर दो तरीके के बेस होते हैं, वही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? ऐसे बेस जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बेस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल होता है NaOH, वही पीछे जो एग्जाम्पल था सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। ठीक है। अगर हम वीक बेस की बात करें, बेस दैट आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। ऐसे बेस जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। ठीक है। अब वीक बेस जो है कमजोर है तो वो स्ट्रॉन्ग के मुकाबले कम OH माइनस रिलीज करेगा। अगर ये ज्यादा आयन रिलीज कर रहा है तो ये कम करेगा। ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो जो कम ताकतवर है वो कम ही तो करेगा। तो इसी तरीके से जो वीक बेस होता है वो लेस OH माइनस रिलीज करता है। वो क्या करेगा? लेस OH माइनस आयंस को रिलीज करेगा अपने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है भाई, एग्जाम्पल है NH3 या अमोनिया भी इसको बोलते हैं। क्या है एग्जाम्पल? NH3 या अमोनिया। समझ आ रही है बातें? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर भी दो तरीके के हमारे बेसिस होंगे। सबसे पहला होगा कॉन्सेंट्रेटेड बेस और दूसरा होगा डाइल्यूट बेस। अभी जैसे हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, सेम चीज है, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में वाटर या सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा, और जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में वाटर या सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा डाइल्यूट बेस। ठीक है। देखिए, concentrated base are the base in which very small quantity of water or some other solute are present. It's a little bit deep base. डीप से क्या मतलब है? डीप से मतलब है कि गाढ़ा बेस होगा। जब पानी की मिलावट ही नहीं होगी किसी भी बेस के अंदर, कोई भी सब्सटेंस है, सपोज कीजिए दूध है, दूध कॉन्सेंट्रेटेड कब तक रहेगा? जब तक आप उसमें पानी को ऐड ऑन ना कर दो, जब तक तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। तो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें पानी की क्वांटिटी है ही नहीं, है ना। तो जब पानी की क्वांटिटी नहीं है तो वो कैसा बेस होगा भाई? डीप होगा। ये कैसा होगा? गाढ़ा बेस होगा। समझे? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कॉन्सेंट्रेटेड, एग्जाम्पल्स होंगे इसके कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है? डाइल्यूट बेस है। डाइल्यूट बेस आर द बेस कंटेन वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर और सम अदर सोल्यूट। तो जब पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो हमारा जो बेस होगा वह कैसा होगा? थिन होगा या पतला होगा, है ना। जब पानी की क्वांटिटी बढ़ गई किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी नहीं होगी तो सब्सटेंस गाढ़ा होगा, और इसकी क्वालिटी कैसी होगी? बहुत ज्यादा डीप होगी या गाढ़ी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका? डाइल्यूट बेस। क्या है आपका एग्जाम्पल भाई? डाइल्यूट बेस। देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास दो बीकर है। क्या है? दो बीकर है। दोनों में क्या भरा हुआ है? दोनों में भरा हुआ है NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या भरा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है।
ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये अभी कॉन्सेंट्रेटेड है दोनों। अब सपोज कीजिए ये 50 ग्राम्स ऑफ NaOH है, ठीक है, ये भी 50 ग्राम्स ऑफ NaOH है, अभी दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इस 50 ग्राम में मैं 40 ग्राम क्या ऐड कर दूं, 40 ग्राम क्या ऐड कर दूं, वाटर ऐड कर दूं, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें पानी की मिलावट कर दी और ये जो सब्सटेंस है वो कैसा हो गया, वो सब्सटेंस कैसा हो गया, थिन हो गया। अब उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। तो ऐसे बेस जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होगा, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बेस बोलेंगे। अब इसमें बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात, चलिए ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन है हाउ डू वी नो वेदर अ कंपाउंड इज एन एसिड और बेस। हमें किस तरह से पता चलेगा कि सामने रखा हुआ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमारे पास है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मैंने अभी आपको बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं कि सामने वाला कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है भाई, इंडिकेटर्स बोला जाता है। देखिए, इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ये किसी भी एसिड और बेस के संपर्क में आने पर अपने स्मेल या कलर को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि सामने वाला कंपाउंड एसिड है या बेस है। समझे बात, चलिए देखिए। अब ये जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक जिसको हम लैब वगैरह के अंदर बनाते हैं, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपने पढ़े होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल वाले साइंस बायो के अंदर। तो इसी तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो तीनों ही इंडिकेटर के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो आपका है नेचुरल इंडिकेटर। देखिए, these are the indicators which are naturally present in the nature। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे नेचर के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उन इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल में है हमारा टर्मरिक। अब ये जो टर्मरिक होता है अगर एसिड और बेसिस के संपर्क में आए तो ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है, डिफरेंट तरीके का नेचर शो करता है। जैसे अगर आप किसी एसिड के अंदर टर्मरिक को डालो, ठीक है, तो जो हमारी टर्मरिक होती है वो कैसी ही रहेगी, वो रिमेन येलो यानी पीली ही रहेगी, ठीक है। अगर आप किसी एसिड के अंदर टर्मरिक को डालते हो तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसी की वैसी आपको दिखाई देगी। अगर आप किसी बेस के अंदर टर्मरिक को डाल दोगे तो टर्मरिक कैसी हो जाएगी भाई, वर्मिलियन हो जाएगी, यानी सपोज की कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी बेसिकली। तो जो टर्मरिक है वो नॉर्मली कैसी रहती है, येलो रहती है, कैसी रहती है, येलो। अगर आप उसको एसिड के अंदर डालोगे तो भी कैसी रहेगी वो, तो भी रहेगी आपकी येलो, ठीक है। अगर आप किसी बेस के अंदर टर्मरिक को डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी भाई रेड कलर में। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला जो कंपाउंड है वो बेस है या एसिड है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो एसिड, और अगर कलर चेंज हो गया तो बेस, समझे। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, जिनको बनाया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस से, किसके अंदर, लैब्स के अंदर। देखिए, these are the indicators which are not present in nature, they are synthesized by ourselves, जिसको खुद के द्वारा ही बनाया जाता है। ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे भाई, जैसे है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन।
अब ये दोनों ही किस तरह से रिएक्ट करती हैं, देखिए अगर आप फिनोल्फथीलीन को एसिड के अंदर डालोगे तो वो कैसी रहेगी, वो रिमेन रहेगी बिल्कुल सेम, जैसी वो है उसी तरह की दिखाई देगी एसिड के अंदर। अगर आप फिनोल्फथीलीन को किसी बेसिस के अंदर डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस कलर में, वो कन्वर्ट हो जाएगी पिंक कलर के अंदर। किस में हो जाएगी, पिंक कलर के अंदर हो जाएगी कन्वर्ट। तो इससे हमें पता चल जाएगी कि सामने वाला सब्सटेंस जो है वो एसिड है, बेस। अगर मिथाइल ऑरेंज वो सॉरी अगर फिनोल्फथीलीन सेम रही तो एसिड है, और अगर कलर चेंज करके पिंक हो गई तो बेस है। इसी तरीके से अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को किसी एसिड के अंदर डालोगे तो वो रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड ऑरेंज कलर में, ठीक है। और अगर बेस के अंदर डालोगे तो वो कैसी रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। अगर कलर चेंज कर दिया, रेड ऑरेंज में कन्वर्ट होगी तो क्या है, एसिड है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ, रिमेन सेम, तो क्या है, बेस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं जो कंपाउंड्स को बताते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। एग्जांपल समझ आ गए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी स्मेल करके आप बता सकते हो कि वो एसिड है या बेस। किस तरह से बताएंगे, देखिए दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर डिफरेंट स्मेल, विच आर डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। यानी ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर अलग अलग तरह की स्मेल को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है आपका, वनीला एक्सट्रैक्ट, वही वनीला जो आप आइसक्रीम्स वगैरह में खाते हैं, वही वनीला एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। और तीसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा ऑनियन, क्या हो जाएगा, ऑनियन हो जाएगा, ईटीसी। तीनों को ही देखिए, अगर आप किसी ऑनियन को एसिड के अंदर डुबो कर रखोगे तो उसकी जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी जैसी स्मेल उसकी होती है, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आप उसको बेस में डुबो दोगे तो वो अपनी स्मेल को खो देगी। अगर किसी ऑनियन ने अपनी स्मेल को खो दिया तो समझिए सामने वाला कंपाउंड क्या है, बेस है। और अगर उसकी स्मेल जो है वो बरकरार रही तो सामने वाला कंपाउंड क्या है, एसिड है। समझ गए बात। इसी तरीके से अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है वो सेम ही परफॉर्म करता है किसके अंदर, एसिड्स के अंदर। और अगर वो अपनी स्मेल को लूज कर दे, यानी उसकी स्मेल जो है, खुशबू जो है वो खत्म हो जाए, तो समझ जाना कि जिस कंपाउंड को आपने वो वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है वो क्या है, बेस है, ठीक है। दोनों समझ गए। तीसरा क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। अगर आप लौंग के तेल को एसिड्स के अंदर डालोगे तो उसकी जो स्मेल है वो सेम रहेगी, ठीक है। और अगर बेस के अंदर डालोगे तो स्मेल कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझे। तो जितने भी बेसिस हैं वो सारे ही ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी क्वालिटी को शो नहीं कर पाते, समझे। अगर उनकी क्वालिटी बरकरार है, जैसी स्मेल उनकी पहले थी वैसी आ रही है, तो सारे क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और अगर उनकी स्मेल चली गई तो जिस कंपाउंड पर आपने डाला है वो कंपाउंड कैसा होगा, बेस होगा। समझ आ गई बात, चलिए। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं एसिड्स और बेसिस के अंदर। देखिए सबसे पहली चीज है, जो एसिड्स होते हैं उन पे H+ आयंस होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया था। सभी बेसिस पर क्या होंगे, OH- आयंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ दीज H+ आयंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट एसिड्स। जो H+ आयंस की क्वालिटीज होगी वो अलग अलग होगी अलग अलग एसिड के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी एसिड के अंदर जो H+ आयन रिलीज होने की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो सेम रहेगी। जिस तरह का एसिड होगा उसी के बेस पर जो क्वालिटी है H+ आयंस की वो भी चेंज होती रहेगी। तो इसी तरीके से जो हमारे OH- होते हैं उनकी भी जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट रहेगी हर एक डिफरेंट बेस के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, द H+ आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, ठीक है। जितने ज्यादा H+ आयन रिलीज हो रहे हैं किसी भी सब्सटेंस से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जितने कम H+ आयन रिलीज होंगे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। सेम तरीका यहाँ पर है, अगर OH आयन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं किसी भी बेस से तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा,
और जितने कम रिलीज हो रहे हैं उतना ही कम बेस, जितने कम रिलीज हो रहे हैं उतना ही कमजोर बेस होगा, यानी वीक बेस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो OH माइनस आयंस हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बेस के नेचर के लिए। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं आपके एसिड्स और बेस के अंदर। ठीक है भाई, तो भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो कोई चीज अगर ऐसी है जो चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ नहीं आई तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी जल्दी उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी जल्दी उसका आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली मजेदार ट्रिक्स के साथ। अभी तो चैप्टर बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर भी इसका आएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।